एक सुबह हम अलार्म खेल जाने के लिए तैयार थे। एक रोज पहले ही रात के वक्त पलवशा बुर्का ओढ़कर अपने मामू के घर से हो आई थी और मामू के घर जाने की वजह उसका दूध शरीक भाई मुराद था। वो चंद दिन के लिए घर आया हुआ था। उसे मस्जिद में देखते ही इमाम मस्जिद मौलाना अब्दुल कुद्दूस ने पलवशा तक ये बात पहुंचाने में देर नहीं की थी। पलवशा ने वहां आने के अगले ही दिन मौलाना साहब को ये दरखास्त की थी। उसके मामू का घर भी उसी मोहल्ले में था और वो उसी मस्जिद में नमाज पढ़ते थे। मुराद से उसे काफी बातें मालूम हुई थी। 2 दिन बाद उसकी अंगूर अड्डे वाली हवेली में एक बड़ा प्रोग्राम था। मैं हवेली के साजो सामान और दरवाजों को ही जला सका था। यकीनन इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था और वहां पर जश्न मनाते वक्त उसके ज्यादातर लश्करियों ने वहीं इकट्ठे होना था। इस सूरत में अलाम खेल की हवेली में उसके आदमियों की कोई खास तादाद मौजूद न होती। अलाम खेल में उसकी 2 हवेलियां थीं। एक में उसके खानदान वाले रिहाइश पजीर थे और दूसरी उससे मुल्हिक बैठक थी जो रिहाइश की हवेली से भी काफी बड़ी थी। ये वही हवेली थी जो इससे पहले कबील खान का मस्कन थी। कबील खान और जहांदाद सगे भाई थे जबकि सनोबर उनका सौतेला भाई था और वो शुरू दिन ही से एक ही हवेली में सकूनत पजीर थे। पलवशा मुझे ये बता चुकी थी कि सनोबर खान ने उस पर तशद्दुद करते वक्त उसकी कमीज फाड़ी थी और उसकी आंखों के सामने उसकी माँ के साथ बदतमीजी की थी। इसलिए सनोबर खान को सबक सिखाने के लिए जरूरी था कि उसे भी वैसी ही अजियत से दो चार किया जाता। गो मैंने कभी औरतों को मर्दों की दुश्मनी में घसीटने का नहीं सोचा। ना वजीरिस्तान में ऐसा कोई रिवाज था, मगर सनोबर खान ने पलवशा की माँ और कमसिन भाई को दरमियान मिलाकर इस घटिया रस्म को शुरू किया था। तो उसे इतना एहसास दिलाना जरूरी था कि घर वाला वो भी है। अंगूर अड्डे से अलाम खेल तक हमें वैगन मिल गई थी। पलवशा बुरके में रूपोश थी जबकि मैंने पगड़ी बांधकर उसका पल्लू चेहरे से लपेटा हुआ था। अलाम खेल में हमारे अलावा 2 मर्द और भी उतरे थे। वैगन हमें उतार कर आगे बढ़ गई जबकि मैं पलवशा के साथ धीरे कदमों गांव में दाखिल हुआ। हमारे साथ उतरने वाले दोनों मर्द हमसे पहले एक जानिब बढ़ गए थे। कमांडर अब्दुल रशीद की बैठक तक हम बगैर बातचीत किए पहुंचे। दोपहर का वक्त था। बैठक का दरवाजा खुला था। दरवाजे पर मौजूद आदमी मुझे नहीं पहचानता था। अपना तारुफ कराए बगैर मैंने कहा, कमांडर अब्दुल रशीद से मिलना है। उसने बुरके में रूपोश पलवशा पर हैरत भरी नजर डालते हुए कहा, वो कहीं गए हुए हैं। मैंने कहा, कमांडर अब्दुल हक मिल जाएंगे। कमांडर अब्दुल हक वही मर्द मुजाहिद था जिसकी वजह से मेरे लिए मुजाहिदीन के ठिकानों के दरवाजे खुले थे। उसने इनकार में सर हिलाया, वो भी नहीं है। मैंने कहा, यहाँ पर कोई कमांडर मौजूद नहीं जिससे मैं बात कर सकूं। वो बोला, कारी गुलाम मोहम्मद साहब मौजूद हैं। मैंने तस्दीक की, रिगज़ई वाले, क्योंकि उसके मुताल्लिक कमांडर अब्दुल हक मुझे पहले से बता चुके थे कि अगर मैं रिगज़ई में कभी चला गया तो उनके यहाँ पनाह मिल सकती है। उसने इस बात में सर हिलाया, जी हाँ। मैंने कहा, ठीक है, उन्हें बता दें कि अंगूर अड्डे से कमांडर नसरुल्लाह खान के खुसूसी मेहमान आए हैं। वो बोला, आप अंदर तशरीफ ले जाएं, वो हुजरे में तशरीफ फरमा है। इतने ज्यादा कमांडर से वाकफियत ने उसे एहसास दिला दिया था कि मैं कोई गैर नहीं, और मैं शुक्रिया कहते हुए पलवशा के साथ हुजरे की तरफ बढ़ गया। उसे शायद अंदाजा था कि मैं पहले भी वहां आ चुका हूं, इसलिए हुजरे की जगह के बारे में मेरी रहनुमाई की कोशिश नहीं की थी। ये भी मुमकिन था कि ये काम उसने अंदर मौजूद आदमियों के लिए रहने दिया हो। बैठक के अंदर काफी जवान दाएं बाएं फिर रहे थे और खालिस मर्दाना माहौल में एक बुर्का पोश खातून की आमद उनके लिए हैरानी का बायस थी। लेकिन इस हैरानी का इजहार करने के लिए उन्होंने पलवशा को घूरने से परहेज किया। हुजरे में कारी गुलाम मोहम्मद साहब चंद दूसरे आदमियों के साथ बैठे हुए थे। चूंकि मैं उन्हें शक्ल सूरत से नहीं जानता था, इसलिए मैंने अंदर दाखिल होते ही अस्सलाम वालेकुम कहा और उनके मुताल्लिक पूछा। तकिए से टेक लगाए घनी दाढ़ी वाले एक सेहतमंद आदमी ने खुश इखलाकी से कहा, जी। और फिर बुर्का पोश पलवशा पर नजर पड़ते ही उसने हाथ के इशारे से वहां बैठे हुए दूसरे आदमियों को जाने का कहा। तमाम खामोशी से उठकर हुजरे से बाहर निकल गए। कारी गुलाम मोहम्मद ने मुझे बैठने का इशारा किया, तशरीफ रखें, और मैं पलवशा के साथ जमीन पर बिछी चटाइयों पर बैठ गया। हमारे बैठते ही उसने नर्म लहजे में पूछा, क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैंने कहा, हम नसरुल्लाह खान खोजल खील के जानने वाले हैं, किसी काम से आए हैं, 2-3 दिन यहाँ गुजारेंगे। कारी गुलाम मोहम्मद हिचकिचाते हुए बोला, मगर कोई खातून जहाँ नहीं रह सकती। पलवशा ने अपना बुर्का सामने से उठाते हुए मासूमाना लहजे में कहा, ऐसी भी क्या बेरुखी है उस्ताद जी। कारी गुलाम मोहम्मद की आंखें हैरत से फैल गई थी। ओ पलू खान, तुम्हारे बारे में मालूम हुआ था कि तुम पलवशा खान वजीर हो, मतलब वो हकीकत थी। पलवशा ने इस बात में सर हिलाया, जी उस्ताद जी। वो बोले, इसका मतलब है आप SS हैं। वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ और मैंने इस बात में सर हिलाया। शूफी मुजाहिदीन और सनोबर खान के आदमियों की अक्सरियत मुझे SS कहकर पुकारती थी। वो बोले, अगर आप लोग बुरा न मनाएं तो एक बात कहूँ। उसकी नसीहत करने से पहले पलवशा ने कहा, ये मेरे शौहर हैं उस्ताद जी। वो इत्मीनान भरा सांस लेते हुए बोला, माशाल्लाह, मुबारक हो। शादी कब की? पलवशा ने तफसील बताते हुए कहा, 1.5 माह से ज्यादा हो गया है। चचा नसरुल्लाह ने खुद निकाह पढ़वाया था। वो बोले, बहुत खुशी हुई, और ये आपका अपना घर है बेटी, यहाँ रुकने के लिए कम से कम मेरी इजाजत की जरूरत आपको नहीं। पलवशा अकीदत से बोली, आप तमाम उसातिज़ा की इजाजत मुझे जिंदगी के हर मरहले पर दरकार होगी उस्ताद जी। मैंने ये शादी भी चचा नसरुल्लाह खान के कहने पर की है।
वो बोले, खुश रहो बेटी। कारी गुलाम मोहम्मद ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा। यकीनन खाना आप अपने कमरे में खाना पसंद करेंगे। पलवशा ने इस बात में सर हिलाया। जी उस्ताद जी। वो बोले, चले मैं आपको आपका कमरा दिखा दूं। वो हमें साथ लेकर बैठक के शुमाली कोने में बने हुए एक बड़े से कमरे के पास लाया, जिसके साथ मुल्हिक बैतुल खला और गुसल खाना मौजूद था। वो कमरा यकीनन पलवशा की वजह से हमारे हवाले हुआ था, वरना इससे पहले मैं और सरदार जहाँ रह चुके थे उस वक्त भी हमारे हवाले उन्होंने अलहदा कमरा किया था, लेकिन उस कमरे में ये सहूलत मौजूद नहीं थी। गो पलवशा लड़का नुमा लड़की थी और अभी तक उसके सर के बाल इतने नहीं बड़े थे जिनमें पोनी डाली जा सके या जूड़ा बांधा जा सके। इसी तरह ना तो उसकी सुतवा नाक में औरतों की तरह सुराख हुआ था और ना कानों में। अब भी मर्दाना लिबास पहनकर वो लड़के का किरदार आसानी से अदा कर सकती थी, लेकिन मुझे उसका बेपर्दा फिरना बिल्कुल पसंद नहीं था। मेरा पक्का इरादा था कि सनोबर खान को अंजाम तक पहुंचाते ही उसे किसी बहाने तलगंग जाकर छोड़ाऊंगा। उसे अपने इरादे से मुत्तला करना गोया नया महाज खोलने के मुतरादिफ था, इसलिए ये इरादा मेरे दिल में निहा रहा। शादी के बाद से वो खाना मुझे अपने हाथों से खिलाती। खाना खाकर हम आराम के लिए लेट गए। जोहर की नमाज मैंने बाकियों के साथ अदा की थी, अलबत्ता पलवशा कमरे से बाहर न निकली। मस्जिद में मुझे कुछ और जानने वाले भी मिल गए थे, जिनसे पहली मर्तबा यहाँ रहते हुए मुलाकात हुई थी। कुछ देर उनसे गपशप करके मैं पलवशा के पास पहुंच गया। रात का खाना खाकर हम दोनों तैयार होकर बाहर निकल आए। पलवशा एक बार फिर लड़के के रूप में थी, लेकिन चेहरा छुपाने के लिए उसने अपनी पगड़ी का पल्लू चेहरे पर इस तरह लपेट रखा था कि उसकी सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी। गो उसकी आंखें भी किसी को ज़ेरो ज़बर करने के लिए काफी थी, मगर रात के वक्त कोई कहाँ उन पर गौर करता। कारी गुलाम मोहम्मद को मैंने बता दिया था कि कुछ देर के लिए हम बाहर जा रहे हैं, ताकि वो अपने संतरियों को उसकी इत्तला कर दे। क्लैशनकोफ हमने कमरे में ही छोड़ दी थी और दोनों के पास साइलेंसर लगे ग्लॉक 19 पिस्तौल मौजूद थे। अलाम खेल उसका अपना गांव था और वो उसके चप्पे चप्पे से वाकिफ थी। मैं और सरदार भी उस गांव को अच्छी तरह खंगाल चुके थे, इसलिए मेरा भी वो खूब देखा भाला था। यूं भी अलाम खेल को पलवशा की पैदाइश का गांव होने की शहादत हासिल थी, इस लिहाज से फितरी तौर पर मेरे दिल में अलाम खेल की मोहब्बत बसेरा किए हुई थी। मैंने कहा, जानती हो, कबील खान की वजह से मुझे अलाम खेल से नफरत जैसी थी, मगर आजकल अलाम खेल मुझे अपने गांव की तरह प्यारा लगता है। वो बोली, एक बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई। सनोबर खान की हवेली की तरफ मटर गश्त के अंदाज में जाते हुए वो सरगोशी में बोली। मैंने हैरानी से पूछा, कौन सी बात? वो जज्बाती लहजे में बोली, यही कि आखिर आपको मुझ में ऐसी कौन सी चीज नजर आई जो आपने मुझे इतने ऊंचे मकाम पर बिठा दिया। मैं इस्तेहज़ाई अंदाज में हंसा, तो मुझ में कौन से सुर्खाब के पर लगे हैं? वो बोली, अगर आप में सुर्खाब के पर न लगे होते तो वो कमीनी जेनिफर आपके पीछे अमेरिका से यहाँ न आती और वो रोमाना आपकी खातिर अपने शौहर से तलाक लेने पर आमादा न होती। मैंने तंजिया लहजे में कहा, तो तुम्हें माहीन भूल गई क्या? वो कहा लगाते हुए बोली, आपको भी तो पलवश खान वजीर भूल गई है, जिसे आपके बगैर सांस भी नहीं लिया जाता। मैंने कहा, अच्छा फजूल बातें छोड़ो, ये बहस वापस जाकर करेंगे। सनोबर खान की हवेली और बैठक मुत्तसिल थी। हवेली शुमाल की जानिब और बैठक जुनूब की तरफ बनी हुई थी। दोनों के दाखिली दरवाजे मशरिक की जानिब थे। हवेली की शुमाली दीवार पर मशरिक और मगरिब दोनों तरफ मोर्चे बने थे, जबकि बैठक की जुनूबी दीवार पर मशरिक और मगरिब दोनों मोर्चे बने हुए थे। गोया हवेली और बैठक को मिलाकर देखा जाता तो उनके चारों कोनों पर मोर्चे मौजूद थे। हवेली और बैठक के दाखिली दरवाजों के बीच बस दरमियानी दीवार की ही आड़ थी। इस तरह दोनों दरवाजों के सामने एक आदमी खड़ा होकर दोनों दरवाजों की देखभाल कर सकता था। हम दोनों हवेली और बैठक के सामने से गुजरते चले गए। दोनों दरवाजे बंद थे और उनके सामने कोई आदमी खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा था। बैठक की जुनूबी दीवार से थोड़ा आगे बढ़कर हम मगरिब की जानिब मुड़ गए। वहां से फरलांग भर के फासले पर चढ़ाई शुरू हो रही थी। उस ढलवान पर भी इक्का दुक्का घर मौजूद थे। घरों से बचते हुए हम थोड़ा सा बुलंदी पर आए और एक तबाहशुदा घर में घुस गए। 2-3 आवारा कुत्तों ने नाराजी भरे अंदाज में भौंककर हमारी आमद पर नापसंदीदगी का ऐलान किया और एहतजाज करते हुए वहां से निकल गए। वो घर काफी अरसे से तबाहशुदा पड़ा था। मैं और सरदार उसका अच्छी तरह जायजा ले चुके थे। एक कमरे की छत जो थोड़ी सलामत थी, उसके ऊपर लेटकर हम हवेली की जानिब देखने लगे। सनोबर खान की हवेली वहां से बिल्कुल नीचे थी। चांद की पहली दूसरी तारीख थी, इसलिए अंधेरा काफी गहरा था, लेकिन हवेली के सहन में होने वाली रोशनी हमारी काफी मदद कर सकती थी। मैंने दूरबीन आंखों से लगाकर उस तरफ देखा, मगर ऊंची दीवारों ने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मैंने मायूस होते हुए दूरबीन पलवशा की जानिब बढ़ा दी। वो बोली, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, बस इतना महसूस हो रहा है कि चारों मोर्चों में संतरी मौजूद हैं। मैंने कहा, हवेली की दीवार कुछ ज्यादा ही ऊंची है। उसने मशवरा देते हुए कहा, मेरा ख्याल है कल दिन को मजीद बुलंदी से जाकर जायजा लेंगे। मैंने इस बात में सर हिलाया। हाँ, कल यहाँ से मजीद आदमी भी अंगूर अड्डे वाली हवेली की जानिब कूच करेंगे। वो बोली, इस बारे में कल पता चल जाएगा। मैंने कहा, चलो चलते हैं।
वहाँ मजीद ठहरना फजूल था, इसलिए मैंने वक्त जाया करना मुनासिब न समझा। वो सर हिलाते हुए उठ गई। वापस भी हम उसी रास्ते से आए थे। बैठक और हवेली के सामने से गुजरते हुए हम अपने मस्कन तक पहुंचे और दरवाजे पर मौजूद आदमी को अपनी पहचान कराते हुए अंदर घुस गए। अगली सुबह नाश्ता करके सूरज तुलू होने से पहले ही हम बाहर निकल आए थे। पलवशा उसी तरह एक लड़के के रूप में थी, अलबत्ता अपना चेहरा उसने पगड़ी के पल्लू से ढांपा हुआ था। हम दोनों सनोबर खान की हवेली के सामने से गुजरने की बजाय एक दूसरे रास्ते से पहाड़ की बुलंदी सर करने लगे। सूरज की अच्छी तरह निकलने तक हम सनोबर खान की हवेली के अकब में मौजूद एक बुलंदी पर मौजूद थे। उस जगह से खाली आंखों से कोई खास निगरानी नहीं हो सकती थी, मगर हमारे पास एक ताकतवर दूरबीन मौजूद थी। दरख्तों के झुंड में छुपकर हम बैठक और हवेली के सहन का जायजा लेने लगे। क्योंकि ये बुलंदी ऐन उस हवेली और बैठक के अकब में मौजूद थी और उसका फासला इतना ज्यादा नहीं था, इसलिए यहाँ से दोनों इमारतों के सहन का जायजा लिया जा सकता था। नामालूम हवेली बनाते वक्त कबीर खान या बनाने वाले ने इस मुताल्लिक क्यों सोचा था? शायद इतनी बुलंदी से सिर्फ दूरबीन की मदद से ही महदूद सा दिखाव मुमकिन था, इसलिए उन्होंने उसे अहमियत नहीं दी थी। यूं भी इतनी दूर से दूरबीन की मदद से भी किसी चेहरे की शनाख्त मुमकिन नहीं थी। बैठक के सहन में काफी हलचल मची हुई थी। 3 गाड़ियां हमें बैठक के दरवाजे से निकलकर अंगूर अड्डे का रुख करती नजर आईं। यकीनन वो रात को होने वाले जश्न में शिरकत करने जा रहे थे। मोर्चों का जायजा लेने पर हमें उनमें कोई हरकत नजर नहीं आई। थोड़ी देर दूरबीन से हवेली और बैठक का जायजा लेने के बाद पलवशा मुझसे मुखातिब हुई। राजू, मेरे जहन में एक मंसूबा आ रहा है। मैंने कहा, बोलो। सर पर पगड़ी लपेटे मर्दाना लिबास में कुछ अजीब ही दिखाई दे रही थी। वो बोली, अगर हम हवेली में घुसने की कोशिश करें तो शायद कामयाब हो जाएं। चारों मोर्चे खाली हैं और बैठक में आदमियों की तादाद भी ना होने के बराबर होगी। चंद लम्हे सोच में खोए रहने के बाद मैंने कहा, चलो। वो खुश हो गई। सच? मैंने कहा, इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। रात को कम से कम मोर्चों में मौजूद लोग तो चौकन्ने होते हैं। इस वक्त वो यकीनन बेफिक्र होंगे और मोर्चे यूं भी खाली पड़े हैं। सिर्फ दाखिली दरवाजे पर ही कोई मुहाफिज मौजूद होगा। हम एहतियात से नीचे उतरने लगे। दोनों के पास साइलेंसर लगे ग्लॉक मौजूद थे। क्लैशनकोफ हम कमरे में ही छोड़ आए थे। रात जिस वीरान इमारत की छत से हमने हवेली की देखभाल करने की कोशिश की थी, वहाँ चंद लम्हे रुककर हमने एक बार फिर दूरबीन से मोर्चों के खाली होने का इत्मीनान किया। वहीं पर एक गिरे हुए कमरे की छत की कड़ियों में से पलवशा ने 7.5-8 फुट लंबी एक कड़ी उठा ली, जो मेरे बाजू के बराबर मोटी थी। मैंने पूछा, इसका क्या करोगी? वो बोली, जो भी मेरे करीब आया सर में मारकर उसका सर फाड़ दूंगी। मैंने शरारती लहजे में कहा, मेरे भी? हंसते हुए बोली, हाँ, आपके भी, अगर दूर जाने की कोशिश की तो। मैं मुस्कुरा कर रह गया। मजीद कुछ कहे बगैर उसने उतराई की जानिब कदम बढ़ा दिए। बैठक और हवेली के अकब में छोटा सा खाली मैदान था। हवेली के दाएं बाएं जुड़ा कोई इमारत या मकान मौजूद नहीं था। जुनूब की तरफ 50-60 गज के फासले पर 2-3 घर बने थे और करीबन उतने ही फासले पर शुमाल की जानिब घरों का सिलसिला था। उन दोनों इमारतों के सामने पुख्ता सड़क बनी थी, जो वहाँ से अलाम खेल और अंगूर अड्डे को मिलाने वाली मुस्तकिल सड़क से मिलाप करती थी। सामने की जानिब ही सड़क उबूर करके ढलान थी, जिसके इख्तिताम पर कच्चे पक्के मकानात का सिलसिला शुरू होता था। वजीरिस्तान के चंद बड़े शहरों जैसे मीरान शाह, वाना, रजमक, मकीन वगैरह में तो गलियां और कूचे मिल जाते हैं, लेकिन आम आबादी सिलसिले गलियों वगैरह के तकल्लुफ से आजाद हैं। नजरिए जरूरत के तहत जिसको जहां जगह मिलती है वो अपना मकान बना लेता है। 2-2, 3-3 मकानात इकट्ठे होते हैं और फिर दरमियान में ढलान, मैदान, दरख्तों के झुंड या खेत आ जाते हैं और फिर चंद घर बने होते हैं। बड़े शहरों के मज़ाफ़ात में मौजूद आबादी की भी यही सूरत हाल है। यहाँ ये भी बताता चलूं कि बड़े शहरों की आबादी भी पंजाब या केपी के किसी मुतवस्सत गांव से ज्यादा नहीं होगी। जब बड़े शहरों का ये हाल है तो छोटे देहातों का अंदाजा आप खुद कर सकते हैं। ढलान से उतरकर हम दोनों एक चट्टान के साथ यूं टेक लगाकर बैठ गए जैसे थक कर सस्ता रहे हों। दाएं बाएं का अच्छी तरह जायजा लेने के बाद हमने अकब में मौजूद दोनों मोर्चों को भी बगौर देख लिया था। दूर खेतों में चंद औरतें काम करती नजर आईं। ढलान उतरते वक्त एक बूढ़ा शख्स हमसे थोड़ा आगे गधे पर लकड़ियां लादे जा रहा था, जो हमारे चट्टान के साथ बैठने के बाद हवेली से मशरिकी जानिब होता हुआ आगे बढ़कर मजीद उतराई उतरने लगा और मकानात के सिलसिले में गायब हो गया। इन्हीं मकानों के मगरबी जानिब कुछ बच्चे और बच्चियां खेल रहे थे, लेकिन जब हम बैठक की दीवार के करीब पहुंच जाते तो उन्हें नजर न आते। मगरबी जानिब कुछ फासले पर 2 नाज़नीन बकरियां भेड़ें चरा रही थीं और वही 2 ऐसी जगह पर थीं जहां से हमें आसानी से देखा जा सकता था। लेकिन उम्मीद यही थी कि अगर वो हमें देख भी लेती तब भी हवेली या बैठक के पास आकर किसी को बताने की जरूरत न करती, और उसकी वजह बैठक में ओबाश मर्दों की मौजूदगी और बैठक से मंसूब झूठी सच्ची कहानियां थीं, जिनमें सिनफिनाजों के साथ ज्यादती के वाकयात कसीर तादाद में मौजूद थे। अतराफ का जायजा लेने के बाद हम दोनों हदफ की जानिब मुतवज्जे हुए कहां से घुसा जाए। वो जल्दी से बोली, दोनों इमारतों को मिलाने वाली दीवार मुनासिब रहेगी।
मैंने इनकार में सर हिलाया। नहीं, यहाँ से घुसने पर हम दोनों इमारतों में मौजूद लोगों को दिखाई दे सकते हैं। इसकी बजाय जनूबी दीवार में बने हुए मोर्चे की जगह से अंदर दाखिल होने पर एक तो देखे जाने का खतरा कम होगा, दूसरा वहाँ से आसानी से नीचे भी उतर सकेंगे। वो बोली, आपके साथ रहकर मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया है शायद। हम दोनों दाएं बाएं देखते हुए जनूबी मोर्चे के ऐन नीचे आकर खड़े हो गए। वो दीवार काफी बुलंद थी और बिल्कुल ही सीधी बनी हुई थी। वजीरिस्तान के लोग घर की बैरूनी दीवारें बहुत ऊंची बनाते हैं। हर घर का नक्शा किसी किले के जैसा होता है। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें और उनके बीचों बीच छोटे छोटे कमरे जिनकी छतें चार दीवारी से नीची बनी होती हैं। दीवारों के ऊपर वो लोग प्लास्टिक, खजूर की चटाइयां या पत्ते वगैरह डाल देते हैं ताकि बारिश होने की सूरत में पानी दीवारों के ऊपर न बह सके। इन दीवारों की ऊंचाई 14 फुट से तो कम नहीं होगी। मेरा कद 5 फुट 9 इंच है, जबकि पलवशा का कद 5 फुट 2 इंच होगा। अगर उसके पांव मेरे उठे हुए हाथों पर होते तब भी वो दीवार की बुलंदी को नहीं छू सकते थे। दीवार की तरफ नजरें उठाकर देखते हुए मैंने परेशानी जाहिर की, गड़बड़ हो गई है। उसने पूछने में ताखीर नहीं की, क्या हुआ? मैंने परेशानी से कहा, ऊपर कैसे चढ़ेंगे? वो फौरन से बोली, आप इस डंडे का पूछ रहे थे ना, तुझे इसीलिए तो साथ लाए हैं। उसने वो मोटी कड़ी मेरी आंखों के सामने लहराई और झुककर अपने बूटों के तस्मे खोलने लगी। बूट उतारकर उसने जुराबें भी उतारी और जुराबें बूटों के अंदर ठूंस कर दोनों बूटों के तस्मों को एक दूसरे से बांधकर गले में डाल लिया। तैयार होकर वो मुझे तरीका बताने लगी। तफसील सुनकर मैं सर हिलाते हुए नीचे बैठ गया। उसने अपने नंगे पांव मेरे कंधों पर रखे और दीवार का सहारा लेकर खड़ी हो गई। मैंने अपनी पीठ दीवार से लगाई हुई थी। यूं ही उसने मुझे उठने का इशारा किया, मैं इत्मीनान से खड़ा हो गया। यूं भी वो मुझे फूल की तरह हल्की सी लगती थी। सीधा होते ही मैंने वो मजबूत कड़ी अपने दोनों हाथों में पकड़ी और उसका हमवार सिरा ऊपर करके निचला सिरा जमीन पर टिका दिया। 7.5-8 फुट लंबी कड़ी मुझसे काफी ऊंची थी। उसने एक पांव मेरे सर पर रखा और दूसरा पांव बमुश्किल कड़ी के दूसरे कोने पर टिकाकर वो कड़ी के ऊपर मुंतकिल हो गई। पलवशा का सारा बोझ कड़ी पर मुंतकिल हो गया। अपना तवाजुन बरकरार रखते हुए उसने हौले से कहा, थोड़ा और ऊपर उठाओ, और मैं कड़ी को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठाने लगा। कड़ी को मुतवाजन पकड़ने के लिए मैं उसे अपनी गर्दन और सर के दरमियान लगाया हुआ था। मैं बमुश्किल कड़ी को बुलंद कर पा रहा था। मेरे बाजू अकड़ गए थे और मुझे महसूस हो रहा था कि मैं ज्यादा देर कड़ी को इस अंदाज में थामे नहीं रह पाऊंगा। कम से कम पलवशा का वजन 50 किलो तो होगा और मैं जानता था कि अगर कड़ी मेरे हाथों में हिली जुली या लर्जी तो पलवशा नीचे भी गिर सकती है और उसे चोट लगने के अंदेशे पर मेरे बाजुओं में पूरे जिस्म की कुव्वत समेट आई। मैंने बमुश्किल फुट भर कड़ी को बुलंद किया होगा कि अचानक मेरे हाथ पांव बिल्कुल हल्के हो गए। मैंने गहरा सांस लेकर ऊपर की जानिब नजरें उठाई। वो दीवार के किनारे में उंगलियां फंसाकर ऊपर चढ़ रही थी। कड़ी को एक तरफ फेंक कर मैं वहीं नीचे खड़ा हो गया कि अगर खुदा न खास्ता उसके हाथ छूट गए तो उसे नीचे गिरने से पहले संभाल सकूं। उस वक्त कुछ भी मुमकिन था, मगर मेरी एहतियात बेकार गई। वो दीवार के ऊपर पहुंचकर बैठक के सहन का जायजा लेने लगी। चंद लम्हों के बाद वो मुतमईन होकर दीवार पर इस तरह लेट गई कि उसका पेट तो दीवार के ऊपर था, निचला धड़ दूसरी जानिब और हाथ मेरी तरफ झुके हुए थे। उसके साथ उसने सर से पगड़ी उतार कर उसका एक लंबा सिरा अपने हाथों में पकड़ा और दूसरा सिरा मेरे लिए नीचे लटका दिया। उसने पतली धोती नुमा चादर ही पगड़ी के अंदाज में सर से लपेटी हुई थी। मैंने एक पत्थर से कड़ी का निचला सिरा जोड़कर उसे दीवार के साथ सीधा खड़ा किया और पलवशा की चादर को पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लगा। मेरी नजर उसके सुर्ख पड़ते चेहरे पर थी। साफ लग रहा था कि उसे बहुत ज्यादा कुव्वत सर्फ करना पड़ रही है। उसे ज्यादा जहमत से बचाने के लिए मैंने कड़ी को दीवार के साथ खड़ा किया था। वो 7.5-8 फुट लंबी कड़ी काफी मदद दे सकती थी। थोड़ा सा ऊपर होते ही मैं कड़ी के हमवार सिरे पर पांव रखने में कामयाब हो गया। एकदम पलवशा के हाथों पर से मेरा वजन हट गया और मैं दीवार का सहारा लेकर आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हो गया। मेरे हाथों और दीवार के किनारे में चंद इंच का फर्क था। उसने दोबारा मेरे हाथ थामने चाहे, मगर मैं उसे मजीद मुशक्कत में मुब्तला नहीं कर सकता था। मैंने कहा, मैं चढ़ जाऊंगा, तुम मोर्चे में पहुंचो। वो असबात में सर हिलाते हुए दीवार पर चढ़कर उसने दाएं बाएं का जायजा लिया और फिर सीधा खड़े होकर मोर्चे की एक जानिब निकले हुए लकड़ी के सरे पर पांव रखकर मोर्चे में घुस गई। इस असना में मैंने उछलकर दीवार के किनारे में उंगलियां फंसाई और अपने हाथों के बल ऊपर उठ गया। अगले ही लम्हे मैं दीवार पर था। उसी दीवार से चंद फुट नीचे कमरों की छत थी, लेकिन छत पर पांव रखने में ये खतरा था कि अगर उस कमरे में कोई आदमी भी मौजूद होता तो उसे 1 मिनट में मालूम हो जाता कि छत पर कोई मौजूद है। मैंने एक सरसरी सहन में नजर दौड़ाई, मगर न तो दाखिली दरवाजे पर कोई नजर आया और न सहन में कोई हरकत नजर आई। गौर करने पर मुझे हवेली के दाखिली दरवाजे के अंदर से कुंडी लगी नजर आई। किसी के न होने का इत्मीनान करते ही मैं सुर्रत से उठा और पलवशा की तरफ पड़ी हुई लकड़ियों पर पांव रखकर
कर मोर्चे में घुस गया। मोर्चा 6-7 फुट चौड़ा और उतना ही लंबा था। दीवार के साथ एक क्लैशनकोफ खड़ी थी। तपाई नुमा लकड़ी की मेज पर गोलियों से भरी 3-4 मैगजीनें भी रखी हुई थी। जदीद साख्त की एक दूरबीन दीवार से लटकी हुई थी। एक लोहे की कुर्सी जिसकी टांगे इतनी ऊंची थी कि उस पर बैठने वाला आसानी से मोर्चे की 3 अतराफ की दीवारों में बने हुए सुराखों में से झांक सकता था। चौथी समत में यूं भी मोर्चे का दरवाजा था। पलवशा जुराबें और बूट पहनकर तैयार थी। सर पर बांधी हुई चादर को उसने मफलर के अंदाज में चेहरे पर लपेट लिया था, जबकि नेफे में उड़सा हुआ ग्लॉक 19 उसके हाथ में नजर आ रहा था। वो हल्ला बोलने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थी। उसने मशवरा चाहने के अंदाज में पूछा, क्लैशनकोफ ले लें? मैंने नफी में सर हिलाया, नहीं, फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है, ग्लॉक ही काफी है। मैंने अपना ग्लॉक भी हाथ में पकड़ लिया था। मोर्चे के साथ लकड़ी की सीढ़ी बनी हुई थी, मगर वो सीढ़ी इतनी चौड़ी जरूर थी कि हाथों का सहारा लिए बगैर सीढ़ी से उतरा जा सके। सीढ़ी का इख्तिताम एक कमरे में हो रहा था। नीचे उतरते ही पलवशा ने अपनी पीठ मेरी पुश्त से जोड़ते हुए अकब की देखभाल शुरू कर दी। मैंने बारहा परखा था कि उसका अंदाज किसी तरबियत याफ्ता कमांडो का था। उस कमरे के 2 दरवाजे थे। एक बाहर सहन की तरफ खुलता था, जबकि दूसरा बरामदे की तरफ। हमारा रुख अंदर की तरफ था। ग्लॉक को फायर की तैयार हालत में थामे दबे कदमों में मैं आगे बढ़ता गया। एक कमरे से बेहंगम मौसीकी की आवाज आ रही थी। उस कमरे के दरवाजे से हम एक लंबे चौड़े बरामदे में दाखिल हुए, जिसकी मगरिबी जानिब कमरों के दरवाजे और मशरकी जानिब बैठक का खुला और वसी सहन था। कमरों की ये कतार दीवार के इख्तिताम के बाद भी खत्म नहीं होती थी, बल्कि शुमाली दीवार की तरफ मुड़ जाती थी। अगर मगरिब की जानिब से देखा जाता तो वो कमरे और बरामदा अंग्रेजी के हर्फ एल की तरह नजर आ रहा था। शुमाली जानिब इन कमरों और बरामदों के इख्तिताम पर एक अलहदा कमरा बना हुआ था। शायद वो संतरियों के लिए बना था। जुनूब मशरकी दीवार के मिलाप पर भी जुनूब मगरिबी दीवार के कोने की तरह एक तवील कमरा बना हुआ था, जिस पर एक मोर्चा मौजूद था, जिससे मशरिक और जुनूब की जानिब की देखभाल की जा सकती थी। मोर्चे वाले मशरकी और मगरिबी दोनों कमरों के दरमियान थोड़ी सी जगह खाली थी और फिर 2-3 कमरे बने नजर आ रहे थे, जिनके सामने अपना बरामदा मौजूद था। मशरकी दीवार के साथ 2-3 गुसलखाने और बैतुल खला बने थे और उनके बाद गाड़ियां खड़ी करने के लिए एक गैराज बना हुआ था, जिसमें 5-6 गाड़ियां बआसानी खड़ी की जा सकती थी। उस वक्त भी एक सिंगल कैबिन खड़ी थी। मोर्चे वाले कमरे शर्कन गरबन तूल लिए हुए थे। मगरिबी जानिब मोर्चे वाला कमरा दूसरे कमरों की चौड़ाई और बरामदे की चौड़ाई के बराबर लंबा था। मगरिबी जानिब कमरों की कतार में 8 दरवाजे मैंने गिने, जिनमें से सिर्फ 2 के दरवाजे खुले थे। एक हमारी तरफ से दूसरा कमरा और दूसरा आखिरी कमरा जिससे मौसीकी की आवाज आ रही थी। बंद कमरों को नजरअंदाज करके मैंने पहले आने वाले खुले कमरे में झांका, मगर कमरा बिल्कुल खाली था। इस दौरान पलवशा सहन और जुनूबी दीवार के साथ बने हुए कमरों की जानिब मुतवज्जे रही। हम मोहतात मगर जरा तेज कदमों से आखिरी कमरे के करीब पहुंचे। दरवाजे से जरा पहले रुकते हुए मैंने पलवशा के कान में मुंह लगाते हुए कहा, तुम बाहर ही रहना। उसने सरगोशी की, ठीक है। मैं खिसकता हुआ खुले दरवाजे के करीब हुआ। अब मौसीकी की आवाज के साथ ऐसी हैवानी और कबीह आवाजें भी मेरे कानों में पड़ने लगी, जो देखे बगैर कमरे का अंदरूनी मंजर आश्कार कर रही थी। मैंने दिल ही दिल में शुक्र किया कि मैं पलवशा को बाहर रुकने का कह चुका था। कमरे के दोनों पट खुले हुए थे, इसलिए मुझे दरवाजे को ठोकर मारकर या धकेल कर अंदर दाखिल होने की जरूरत नहीं थी। मैं ग्लॉक दोनों हाथों में थामते हुए छलांग मारकर अंदर घुसा, क्योंकि पिस्तौल को अगर एक की बजाय दोनों हाथों में थामा जाए तो दुरुस्त निशाना लेने में आसानी रहती है। खबरदार अगर किसी ने हरकत की। मेरी आवाज इतनी बुलंद थी कि कमरे में मौजूद आदमी ही सुन सकते थे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती